Let us study about the author at first. The author of this first part, A Letter to God. What is the biography of this author? What is his name? First of all, you will learn G.L. Fuentes. G.L. Fuentes के बारे में कुछ बातें हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं. देखिए, ग्रीगोरियो लोपेज फ्यूएंस इनका पूरा नाम है. ग्रीगोरियो लोपेजी फ्यूएंस 17 नवंबर 1897 से लेकर के 1966 10 दिसंबर 1966 तक ये सलामत रहें. He was a Mexican novelist. मैक्सिको के रहने वाले हैं. मैक्सिको के ऊपर बहुत ही बढ़िया उपन्यासकार रह चुके हैं, कवि और एक जर्नलिस्ट, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, कवि भी रह चुके हैं और अच्छे नॉवलिस्ट भी रह चुके हैं. कहाँ के? मैक्सिको. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution. मैक्सिको के एक क्रांति में एक सबसे अग्रगामी आगे रहने वाले एक इतिहासकार के रूप में ये भी थे. He was one of the leading chroniclers of the Mexican Revolution. मतलब मैक्सिको में एक जो क्रांति हुई थी मैक्सिको में, उसमें काफ़ी अगवानी इन्होंने किया था. आगे एज ए लीड किया था, उनको लीडर के रूप में थे. मैक्सिको के क्रांति में काफ़ी लीडिंग रोल इन्होंने निभाया था. लोपेजी फ्यूएंस वॉज बॉर्न इन अ रैंच कॉल्ड इल मैमे. कहाँ जन्म लिए थे ये लोपेजी फ्यूएंस? कहाँ जन्म लिए थे? जीएल फ्यूएंस जन्म लिए थे रैंच के एक जगह जिसका नाम है इल मैमे इन द हुआस्टिका रीजन ऑफ वेराक्रूज. हुआस्टिका रीजन, वेराक्रूज के हुआस्टिका रीजन में कब पैदा लिए? 1895. ठीक है, 1895 में ये पैदा लिए थे. और लेकिन 1897 2 साल 17 नवंबर 1857. ओके, और वेराक्रूज में 1895 को इनका जन्म हुआ. लेकिन यहाँ 1897 से दर्शा रहा है 1897 to 1966. हो सकता है 2 साल कुछ मामले रहे होगी. कुछ मामले क्या यहाँ पर बात है, आखिर ये 2 साल का डिफरेंस क्यों है? ये तो इतिहास की बात है. इतिहास ही बताएगा कि वो मैक्सिको रिवॉल्यूशन की में, जैसे कि जब मैक्सिको के में जब क्रांति शुरू हुई थी, एट द एज ऑफ 15 ही स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 15 व्हेन द मैक्सिकन रिवॉल्यूशन बिगेन. 15 साल की उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया और उस वक़्त मैक्सिको में क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी. मैनी ऑफ हिज बुक्स आर रिलेटेड सिविल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कोल्ड वॉर से संबंधित, लगभग कोल्ड वॉर समझ लो. सिविल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद होता है, यानी कि जो यानी कि जो घरेलू विवाद होते हैं, जितने भी घरेलू विवाद के ही तर्ज पर उनके सारे लिखावट प्रस्तुत हुए थे. उनकी जितनी भी बुक्स हैं, किताबें थीं, सब के सब किससे संबंधित थी? घरेलू विवादों से संबंधित थी. ठीक है. लेटर ऑन ही बिकम ए टीचर ऑफ लिटरेचर एट स्कूल इन मैक्सिको सिटी. मैक्सिको सिटी के किसी विश्वविद्यालय में, मैक्सिको सिटी के एक विद्यालय में बाद में वो एक शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुए. क्या चीज़ के शिक्षक थे? लिटरेचर के, यानी कि लिटरेचर के शिक्षक के तौर पर नियुक्त हुए, पढ़ाने का काम करते थे. और इन 1921 में he began writing for the El Universal, often under the Tulio F. Pasenj pseudonym. 1921 में वो लिखना शुरुआत किए थे, लिखने का आरंभ किए थे. किसके लिए लिखा करते थे वे? एल यूनिवर्सल के लिए. एल यूनिवर्सल के लिए लिखने की शुरुआत कर चुके थे. often under the Tulio F. Pasenj pseudonym, जो कि अक्सर एल यूनिवर्सल के बारे में बताया रहा है. यहाँ पर एल यूनिवर्सल क्या है? जो संस्था है जो किसके अंडर में है? तुलियो एफ पेसेंज स्यूडोनिम के अंडर में कार्यरत था. हिज स्टोरीज वर सीन एज एक्साइटिंग. और उनकी जो कहानी थी, वो जो कहानी लिखा करते थे जीएल फ्यूएंस, जो कहानी लिखा करते थे, बहुत ही रोमांचक, रोमांच से भरपूर होता था, ह्यूमरस होता था, यानी कि अफवाहों से भरा हुआ था. और सिम्बॉलिक क्या रिप्रेजेंट करता था? मैक्सिको के सिम्बॉल्स को दर्शाने का भी काम करता था. ए रियलिस्ट इज अ रियलिस्टिक पर्सनालिटी, एक वास्तविक व्यक्ति. मैनी ऑफ हिज वर्क कंसर्न द ऑपरेशन ऑफ नेटिव अमेरिकन्स, यानी कि जैसे कि वो क्रांति की युग थी, क्रांति की समय चल रही थी मैक्सिकन में,
तो वहाँ पे हो सकता है, अब तो हिस्ट्री की बात है, आप हिस्ट्री के टीचर से आप जानोगे कि मैक्सिको की जो रिवॉल्यूशन के बारे में ज़रा बताएं। ये मैक्सिको की रिवॉल्यूशन में कौन कौन ये क्रांति में कौन कौन लोग अपोजिट टीम में कौन खड़े थे, और राइट साइड लेफ्ट साइड में कौन लोग थे, किन के बीच में ये रिवॉल्यूशन थी, किन पार्टियों के बीच में, किन कंट्रीज के बीच में, कौन कौन लोग इसमें, किस तरह के लोग इसमें शामिल थे इस क्रांति में, और ये दबाव एक्चुअली किसके विरुद्ध था, ये रिवॉल्यूशन किसके अगेंस्ट था, मैक्सिकन के लोग, ये मैक्सिकन लोग किसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ाने का काम किए थे, किसके विरुद्ध क्रांति छेड़े थे, ये कौन था जिसके विरुद्ध। मुझे लगता है ये नेटिव अमेरिकन थे, क्योंकि ये रियलिस्ट मेनी ऑफ हिज वर्क कंसर्न टू द ऑपरेशन ऑफ नेटिव where is the नेटिव अमेरिकन्स, यानी कि जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनका जो दबाव था, उनका जो दबदबा था, उसको ही दर्शाने का, उनके दबाव को दर्शाने का कार्य इनका लिखावट करता था। इनका ऑफन मतलब इनका ज़्यादातर लिखावट जो था नेटिव अमेरिकन्स के दबाव को, उनके द्वारा जो ऑपरेशंस चालू किए गए थे उन्हीं को दर्शाने का कार्य करता था। ही वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ मारियानो एजुला एंड मार्टिन लुइस गुजमैन। मारियानो एजुला और मार्टिन लुइस गुजमैन के समकालीन थे, उसी के समय के थे। ही हैज रिटन मेनी बुक्स इंक्लूडिंग ला सिरिंगा द क्रिस्टल। देखो ये सब मैक्सिको की भाषा है, मैक्सिको की लैंग्वेज है, क्या क्या कैसे वर्ड्स हैं, सब मैक्सिकन वर्ड्स हैं। ही हैज़ रिटन मेनी बुक्स, बहुत सारे कुछ किताबों के नाम यहाँ पर हैं जो कि G.L. फ्लुएंट्स के द्वारा लिखे गए थे। वो कौन कौन सी किताबें हैं, इनके द्वारा जो लिखे जा चुके जो भी बुक्स हैं, यहाँ पर आपका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हो। इंक्लूडिंग क्या नाम है पहला, ला सिरिंगा द क्रिस्टल 1914 में लिखा इन्होंने। क्लारोस de Selva 1921 में लिखा है। एल भागाबुंदो जो 1920 में लिखा है। एल अल्मादेल पोब्लाचो ये लिखा है इन्होंने 1924 में। और कम्पमेंथो 1931 में लिखा, और तैरा 1932 में लिखा। माई जनरल 1934 में। एल इंडियो 1935 में लिखा इन्होंने, देख रहे हो आप। 21 के बाद 22 में लिखा है, यानी कि एक साल के बाद, फिर 22 के बाद 24 2 साल के बाद, फिर 7 साल के बाद, फिर 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद लिखा एलिंदो, फिर लिखा एलिंदो 1 साल के बाद एलिंदो, और फिर 2 साल बाद एरिरोस लिख दिया इन्होंने, और फिर वास्टेका को इन्होंने ले राइट डाउन किया 2 साल के बाद। लगभग एवरेज देखा जाए तो 2-3 साल के गैप पर कुछ ना कुछ बुक इन्होंने ये तैयार करने लग जाते थे। उना कार्टो एट डियोस 1940 में लिखा एंड मिनी मोर। इस तरह से इस प्रकार के बुक बहुत सारे किताब इन्होंने लिख डाले। ही वॉज अवॉर्डेड, जिसके लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया, नेशनल प्राइज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस 1935। 1935 में आर्ट्स और कला और विज्ञान के क्षेत्र में जो नेशनल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था। नेशनल प्राइजेस ऑफ आर्ट्स एंड साइंस से इन्हें सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1935। मुझे नहीं लगता है कि ऑथर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाली हैं ऑथर के बायोग्राफी से। फिर भी बायोग्राफी को जान लीजिए, समझ लीजिए। अगर दे रहा है टेक्स्ट बुक में तो इम्पोर्टेंट हो सकता है मेरे ख्याल से। चलिए हम लोग आते हैं टेक्स्ट पर। हमारे टेक्स्ट आखिर ये लेटर टू गॉड का क्या मामला है? व्हाट इज द लेटर टू गॉड? इट टेल्स द रीडर टू रियलाइज। क्या ये बतलाना चाहते हैं और लेटर टू गॉड के माध्यम अपने एक लिखावट से? A lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. एक किसान की बात है, किसान की एक गाथा है, कहानी है, जो कि भगवान को पत्र लिखता है जब उसका फसल सड़ जाता है। जब उसका फसल सड़ गया तो इस लेंचो नाम के किसान ने परमात्मा को एक पत्र लिखा।
आस्क्ड फॉर 100 ऑफ पेसोज, 100 पैसों की पेसोज यार इस पैसों 100 पैसों की उसने मांग की परमात्मा से। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो इस नाम के लेंचो के पत्र परमात्मा तक पहुंच पा रहे हैं? लेंचो की खत, क्या लेंचो की परमात्मा तक पहुंची? क्या उसकी खत परमात्मा तक पहुंची? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजें? आइए ये सारी बात, ठीक है, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? क्या उसकी पत्र भगवान तक पहुंचती है? थिंक अबाउट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। अब थोड़ा देर आप लोग गेस करो क्या हुआ होगा आगे, स्टोरी में क्या हुआ, क्या 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 बातें होंगी, ये थोड़ा आप लोग गेस करो। एक किसान की एक बात है जो कि जिसका फसल सड़ जाता है और भगवान को पत्र खत लिखता है कुछ मांग की पूर्ति के लिए, कुछ पैसों के लिए, 100 पैसों के लिए भगवान को एक खत लिखता है। अब बताइए क्या भगवान उसे पैसे भेजेंगे? क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं? क्या उसके खत को पढ़ते हैं? आगे क्या हुआ होगा थोड़ा सा आप लोग इमेजिन कर लो, थोड़ा सा अपने और से थोड़ा गेस कर लो। हाउ डू दिस स्टोरी कंटिन्यूज, हाउ डज दिस स्टोरी कंटिन्यूज, कैसे ये स्टोरी कंटिन्यू होगा, हाउ दिस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टोरी के बारे में। The house, the only in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this, एक मकान की बात हो रही है। The only one in the entire valley, पूरे घाटी में एकमात्र हाउस, entire valley means घाटी, पूरी घाटी में एकमात्र उस मकान की बात हो रही है, एक हाउस की बात हो रही है जो sat on the crest of a low hill, पहाड़ की चोटी पर, जो कि कहाँ उपस्थित है, कहाँ मौजूद है? पूरे वैली में एकमात्र वो घर कहाँ मौजूद है? पहाड़ की ऊंची चोटी पर, पहाड़ की एक चोटी पर जो कि मौजूद है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। और इस ऊंचाई से हर कोई देख सकता है, नदियों को देख सकता है, और क्या देख सकता है? फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न क्या है? कॉर्न किसे कहते हैं? रिपनिंग समझते होंगे आप, रिपनिंग यानी कि कटने योग्य जितनी भी पक्की फसल होती हैं, कटने योग्य, कटाई करने योग्य जितनी भी पक्की फसल होते हैं, उनके मैदान, उनके खेत को भी आप उस ऊंचाई पर जाकर के आप देख सकते हैं। उस ऊंचाई पर उनका एक मकान था, उस किसान के परिवार का, उसका शायद एक मकान था। उस ऊंचाई से आप रिवर्स को देख सकते हो, राइप कॉर्न के फील्ड को देख सकते हो। डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न यानी कि मकई की खेत, मकई की उस खेत, उस ऊंचाई से रिवर यानी कि नदियां, रिवर यानी कि नदी और मकई की इस खेत को देखा जा सकता था, जो कि हर जगह ऐसे फूलों से भरा था। वह मकई के उस खेत की बात यहाँ पे की जा रही है। मकई की उस खेत को आप देख सकते थे उस ऊंचाई से, जो कि हर जगह से ऐसे फूलों से भरा था जो सदा एक अच्छा फसल होने का भरोसा दिलाता था। मतलब डॉटेड विद द फ्लावर्स यानी कि फूलों से युक्त था। वो राइप कॉर्न का जो मैदान था, वो राइप कॉर्न का वो जो फील्ड था, यानी कि मकई की जो खेती थी। राइप कॉर्न मतलब, राइप कॉर्न आप समझ रहे हो, रीप मतलब होता है कटने योग्य फसल, और फसल किसकी थी? मकई की। तो कटने योग्य मकई की जो खेती थी, फील्ड का मतलब हो गया खेती, राइप कॉर्न यानी मकई की जो खेती जो ऊपर से दिखाई पड़ रही थी, वो क्या चीज से डॉटेड था, क्या चीज से भरी पड़ी थी? फ्लावर से, फूलों से युक्त थी। मतलब हर जगह उस खेती में, उस मकई की उस खेत में हर जगह फूल ही फूल बिखरे पड़े हुए थे, बिछे हुए थे अच्छे से, जो कि ये संदेह ये बतला रहे थे, ये दर्शा रहे थे कि एक काफी बढ़िया फसल है,